हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल से अलग है। एक्चुअली टेलर के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि टेलर का जो क्वालिफिकेशन था, ही इज एन इंजीनियर। तो जितनी भी साइंस से रिलेटेड उसने बातें कही उसको दो चीजों में कहा उसने, दो पार्टीशन में। एक तो उसने प्रिंसिपल के रूप में कहा जिसको हम लोगों ने पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर, जिसमें चार प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। साइंटिफिकली आपको सोचना है, रूल ऑफ थंब नहीं लगेगा, जैसा चलता है वैसा नहीं आएगा, साइंस के थ्रू आपको वर्क करना पड़ेगा। सेकंड जो था उसने कहा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब जो मतलब मेंटल रिवोल्यूशन, अभी हम पढ़ेंगे इसमें मेंटल रिवोल्यूशन। तो जो चीज है, दो ग्रुप मतलब मैनेजमेंट ग्रुप और एम्प्लॉय ग्रुप, वर्क ग्रुप, वर्कर्स का ग्रुप है, उसमें हार्मनी होना चाहिए, उसमें सद्भावना होनी चाहिए, उसमें अपनापन होना चाहिए, उसमें हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में क्लेशेस रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन दोनों की थिंकिंग अलग अलग रहे। तो ये बात इसने कही। थर्ड जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा वो पढ़ा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। खुद के बारे में नहीं सोचना है, कॉपरेशन के बारे में सोचना है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हुए कोऑपरेट करके काम करना। एक चीज ये थी। और लास्ट चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी कि जो भी है वर्कर्स का, मैनेजमेंट तो अपना ध्यान रख लेता है पर वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको समय समय पे क्या करना पड़ेगा, उनका एक तो सिलेक्शन सही से करना है वर्कर्स को, जो वर्कर जिस जगह पे फिट बैठता है वहां पे रखें, और साथ में उनकी ट्रेनिंग पे रेगुलर ध्यान दिया जाए ताकि क्या हो, कंपनी का प्रोसेस हो जाए, कंपनी की एफिशिएंसी। मैंने आपको डायग्राम दिया था कि अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये हमने देखे थे प्रिंसिपल्स ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब टेलर के थ्रू जो दिए हुए हैं वो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी हैं जो टेलर ने दिया है। ये टेक्निक्स क्यों दिया है, उसने कहीं एक्सपेरिमेंटल वर्क पे टेक्निक्स दिया था, तो कुछ टेक्निक्स हैं जो सीधे काम में आती है और कुछ टेक्निक्स हैं जो आप जीवन में देखते भी हैं पर आपको पता नहीं है कि ये टेक्निक्स कैसे यूज आ रही है। तो उसमें से कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग देखेंगे आज इसमें। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स के बारे में देख लें हम लोग डिटेल। टेक्निक्स ऑफ टेलर, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है। तो पहला चीज कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है। प्रिंसिपल जो मैंने चार बताए वो हैं, टेक्निक्स जो है ये पांचों रहेगी। सबसे पहली टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेनशिप। सेकंड टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में चार टेक्निक पढ़ेंगे, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड लास्ट इज मेंटल रिवोल्यूशन। जो मैंने बताया मेंटल रिवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, वो यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या बोलता है, अभी आप जस्ट ये डिटेल देख रहे हो, मेरी बात सुनना कि क्या बोल रहा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है वो फैक्ट्री के जो डिपार्टमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो बोलता है कि फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो प्लानिंग इंचार्ज बनाओ और एक प्रोडक्शन इंचार्ज बनाओ। मतलब उसका ये कहना है कि जो भी वर्क एक बंदा फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में कर रहा है, चाहे वो प्लानिंग स्टेज पे कर रहा है या प्रोडक्शन स्टेज पे, हर एक डिपार्टमेंट पे इंडिविजुअली इंडिविजुअली एक मतलब बोल सकते हैं सुपीरियर होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाए। मतलब प्लानिंग स्टेज पे अगर कोई बंदा वर्क कर रहा है तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी चीज का। मतलब ये वर्कर्स के ऊपर, मतलब वर्कर्स को इंप्रूव करने के लिए इनके पास हो। जैसे कि हम लोग ने अभी बोल सकते हैं जैसे क्लास है तो क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, मॉनिटर इंचार्ज है उस क्लास को ध्यान रखने का। बहुत बार आप देखते हो क्लास के अंदर मॉनिटर अलग होता है पर प्लेग्राउंड पे किसी और को कैप्टन बनाया जाता है, कैप्टन उस पर्टिकुलर फील्ड का इंचार्ज है। तो स्पेसिफिकली टास्क के लिए स्पेसिफिकली इंचार्ज को बनाया जाना ही फंक्शनल फॉर्मेनशिप है। तो इसका लैंग्वेज क्या बोलते हैं, इसका लैंग्वेज में पढ़ के बता देता हूं आपको
In this technique, Taylor suggested that division of the factory in two departments. First is planning department and other one is production department. टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग। उसको लगता है कि वर्कर्स के ऊपर प्लानिंग का बर्डन नहीं आना चाहिए। प्लानिंग का बर्डन, प्रोडक्शन का बर्डन वर्कर्स को तो बस वर्क करने दो, हम उनके ऊपर क्या करो, हम लोग स्पेशलाइजेशन लाने के लिए उसके ऊपर किन्हीं इंचार्ज को बिठा दें, उनके नीचे सब इंचार्ज को, ताकि क्या हो, वर्कर्स के ऊपर क्या रहे, ये प्लानिंग का जो दबाव है ये खत्म हो जाए। So free from the burden of planning, and they must concentrate on work and production. To develop specialization in productivity, Taylor suggests that under each department there must be some functional expert. हर डिपार्टमेंट में क्या होने चाहिए, फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। फंक्शनल एक्सपर्ट्स के थ्रू ही हम लोग वर्क करेंगे। तो फंक्शनल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे वर्कर्स को। एज अ फोरमैन कैन नॉट एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फोरमैन जो होता है, फोरमैन मतलब द हेड, जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में मैंने बोला था फॉरमैन रहता है। फॉरमैन क्या होता है, उन वर्कर्स को संभालता है। अब एक फॉरमैन अगर आपने अटेंड किया तो वो सारी फील्ड नहीं देख सकता वर्कर्स की, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, उसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ा। तो a foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor strayed on minimum 8 specialist, कम से कम 8 स्पेशलिस्ट, ज्यादा कितने भी रख सकते हो, इसने बोला मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होना चाहिए या फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो सुपरवाइज करे, गाइड करे, ऑर्डर करे वर्कर्स को। तो हर बोस जो होता है, जिसको हम लोग स्पेशलाइज पर्सन बोल रहे हैं, विल स्पेशलाइज्ड इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क, उसको एक एस्पेक्ट में वर्क होना चाहिए। while observing and instructing the workers there will be definitely specialization, ताकि क्या हो, स्पेशलाइजेशन। so this technique is extension of principle of division of labor, हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर का इंस्ट्रक्शन हमने बोला था, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट वर्क के लिए रखना, ये डिवीजन ऑफ लेबर था। तो यहाँ पे भी वही वर्क हो रहा है। टेलर सेड फॉरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेट, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज और प्रोफेशनल। तो वही बात इसने घूम फिर के बोली है कि जो भी बंदे को आप फॉरमैन स्पेशलाइजेशन पोस्ट पे रख रहे हो, वो बंदे के पास क्वालिटी होनी चाहिए। अब इसने क्या किया, इसने 8 एक्सपर्ट्स के बारे में बात किया है। कितने एक्सपर्ट के, 8 एक्सपर्ट। 4 इसने प्लानिंग इंचार्ज को बनाया है, 4 इसने प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया है। 4 प्लानिंग इंचार्ज को देखेंगे, मतलब प्लानिंग का प्रोसेस को देखेंगे, 4 जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्लानिंग इंचार्ज पे। प्लानिंग इंचार्ज को सबसे पहला है रूट क्लर्क, ठीक है। रूट क्लर्क हम लोग देखते हैं। रूट क्लर्क का मतलब क्या है, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है स्पेसिफिकली। रूट क्लर्क का क्या रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। ये बताएगा कि किस हिसाब से, किस प्लान से आपको वर्क करना है। लाइक प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो क्या स्टेज रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी, रूट क्या रहेगा, नाम से समझ में आ रहा है। हम लोग सोचते हैं ना इसका रूट क्या होगा, वहां तक जाने का रूट क्या होगा, तो इसका यही कहना है कि सीक्वेंस क्या होगी परफॉर्मेंस की, ये रूट क्लर्क का काम है। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करता है कि जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये काम इस तरीके से करना है, वो बस इंस्ट्रक्शन देता जाएगा, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड मैनर में देता जाएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है, ये जो फॉरमैन आपने अपॉइंट किया है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम का ध्यान रखें, टाइम को फिक्स करें, ठीक है। टाइम की स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ जॉब को फिक्स करें, हर एक जॉब के लिए फिक्स करें कोर्स को, कोर्स शीट प्रिपेयर करें। तो ये टाइम का भी ध्यान रखेगा, कोर्स का भी ध्यान रखेगा, मतलब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वो लेके आएगा। नेक्स्ट डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी क्या करेगा, नाम से समझ में आ रहा है भैया, वो क्या करेगा, सिस्टमेटिक वे में और ऑर्डरली वे में परफॉर्मेंस करेगा, डिसिप्लिन के साथ परफॉर्मेंस करवाएगा। तो ये तो हो गए हमारे प्लानिंग इंचार्ज। अब आते हैं अगले प्रोडक्शन इंचार्ज पे। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहला बंदा है गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब होता है कि वो बंदा सारी मशीन्स, टूल्स और जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं प्रोडक्शन में, उनकी परफॉर्मेंस को देखेगा बिना किसी देरी के। मतलब क्या करेगा, जैसे रिसोर्सेज जो भी लग रहे हैं, अपन क्या करते हैं घर में बहुत टाइम पे, मतलब अगर कुछ काम करना होता है तो हमको याद आ जाता है ये कहाँ है, कहाँ रखा है। वो क्या करेगा, जो फैक्ट्री में जो भी रिसोर्सेज उसको जरूरत है, चाहे वो मशीन हो, टूल्स हो, अदर रिसोर्सेज हो, उन सब का अरेंजमेंट टाइम से करेगा, ताकि प्रोडक्शन डिले ना हो, ताकि प्रोडक्शन क्या हो, डिले ना हो। तो बिना किसी देरी के वो इनका अरेंजमेंट करता है। स्पीड बोस्ट क्या करेगा, स्पीड बोस्ट ध्यान रखेगा
टाइम और कॉस्ट क्लर्क तो क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, वो तो बता देगा कि इस टाइम से इस टाइम में आपको करना है, पर स्पीड बोस क्या करता है, स्पीड बोस जो है वो अश्योर करता है कि जो भी आपने काम किया है वो टाइम से किया है कि नहीं किया है, ठीक है, और वो फोर्स करता है कि वो काम टाइम से हो। रिपेयर बॉस क्या करेगा, नाम से समझ में आ रहा है, वो इंश्योर करेगा कि मशीन्स और टूल्स, जो जो भी मशीन्स और टूल्स है वो वर्किंग कंडीशन में रहे, वो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखेगा। और इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर चेक करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करता है कि भैया ऐसा नहीं है कि स्पीड बॉस ने भैया स्पीड बढ़ाने का कह दिया तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई। इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करता है, इंस्पेक्टर ध्यान रखता है, चेक करता है कि आउटपुट जो निकल के आ रहा है, इन सब ने तो मेहनत किया है, पर आउटपुट ऐसा नहीं हो कि आउटपुट क्वालिटी से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाए, क्वालिटी के नाम से अफेक्ट हो जाए, तो वो ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले फंक्शन फॉरमैनशिप के कीवर्ड समझ लो। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पर्सन, प्लानिंग पर्सन और एग्जीक्यूशन को अलग कर दिया, प्लानिंग अलग प्रोडक्शन अलग। एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर हमने पढ़ा हुआ था, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। और यूनिटी ऑफ कमांड को क्या करता है बेटा, ये वॉयलेट्स करता है। क्यों वॉयलेट करता है, क्योंकि वहां पे बोला था कि एक बॉस से एक इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, बॉस बहुत सारे हैं, बट इजीनेस क्या है, यहाँ पे स्पेशल टास्क के लिए बॉस है, स्पेशल टास्क के लिए बॉस है, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, वर्क जो होता है वो और स्मूथली होगा, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रिंसिपल का टेक्निक का पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेशन। अब अगला टेक्निक देख लेते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के साइज से रिलेटेड टाइप, वेट, मेजर्स, इन सब को मतलब क्वालिटी को मेंटेन करके आपको चलना है, स्टैंडर्डाइज करना है, इसी को बोला जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन करना, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करना। तो हर फील्ड में क्वालिटी मेंटेन करना, आपको सिलेक्शन राइट टूल्स का, इक्विपमेंट का, मशीन्स का सही करना है जिससे मैक्सिमम आउटपुट हो जाए। उसके बाद जो भी आउटपुट आपका आ रहा है उसकी क्वालिटी के साथ आपको समझौता नहीं करना है, क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है, साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, टाइप, वेट्स, मेजरमेंट, क्वालिटी, ये सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में क्या है, 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी शैल बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर, स्टैंडर्डाइज कर लिया। अब एक्स कमोडिटी जो है वो 1 घंटे में ही प्रोड्यूस होगी, इसी को बोला जाता है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर बेटर प्रॉफिट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अननेसेसरी वेराइटी आ रही है या ग्रेड्स आ रहे हैं जो यूज में नहीं हो रहे, मतलब ऐसी चीजें जो प्रोसेस को कॉम्प्लिकेशन लेके आ रही है, कॉम्प्लेक्स बना रही है, उन सबको आप क्या करो, एलिमिनेट करो। जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे उन सब चीजों को, सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें से अननेसेसरी चीजों को बाहर कर दो, ठीक है। जैसे कि वो चीजें जो नेसेसरी नहीं है इस प्रोडक्शन, उन सबको आपको रिड्यूस करो, जिससे कंपनी वाइड डिसकंटिन्यू विद इट्स लेस प्रॉफिटेबल और लेस डिमांडेड प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा है आपका, आप मल्टी डिसिप्लिनरी में वर्क करते हो, आप या मल्टी कमोडिटी में वर्क करते हो, एक ऐसी कमोडिटी है जो वर्क नहीं कर रहा, तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, एट लास्ट में बंद करना पड़ेगा, तो इसी को बोला जाता है बेटा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसके कीवर्ड समझ लेते हैं। यूनिफॉर्मिलिटी आती है इससे, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी आ जाती है, सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम लोग क्वालिटी सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस स्टडी, रिड्यूस गिवन लाइन प्रोडक्ट फॉर फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स, और टू स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मेंस एंड मशीन्स। आप स्टैंडर्ड परफॉर्म कर देते हो, इतने आवर्स में आपको ये काम करना है, मशीन्स के लिए भी स्टैंडर्ड होगा और मेंस के लिए, वर्कर्स के लिए भी स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। तो ये तो हमारा सेकंड टेक्निक था। थर्ड टेक्निक हमारा है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 स्टडी हमको पढ़ना है, जिसमें है फटीग स्टडी है हमारे पास में, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। अब ये स्टडी क्या करती है, ये बताती है कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या बोलता है, फटीग का मतलब होता है हिंदी में थकान होना, फटीग का मतलब क्या होता है, थकान महसूस करना। तो फटीग स्टडी बोलता है कि जब भी लेबर वर्क कर रहा है तो उसको एक
टाइम पीरियड दो, रेस्ट इंटरवल दो, ताकि प्रोडक्शन का जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी मेंटेन रहे, इनएफिशिएंट नहीं हो जाए। जैसे मैं बोलूंगा 8 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना है, तो आप बोलोगे नहीं सर बीच में ब्रेक चाहिए। बहुत बार होता है 2 क्लासेस एक टीचर ले लेता है, तो आप बोलते हैं सर 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो ये ब्रेक क्या है? ये ब्रेक ये है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे। तो आपको क्या करना है, फटीग स्टडी बोलता है कि यू शुड गिव द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको देने रहेंगे। ठीक है, जैसे 3 शिफ्ट में वर्कर हो रहे हैं तो बीच में आपको लंच टाइम देना है, टी टाइम देना है, दैट वी कॉल्ड और फटीग स्टडी आपको करना है। और ये भी आप ही को डिसाइड करना है कि कितना टाइम में आदमी थक जाता है, इसी को बोला जाता है फटीग स्टडी। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलता है? मेथड स्टडी बोलता है कि जो भी आप वर्क की मेथड यूज कर रहे हो, वर्क को करने की मेथड यूज कर रहे हो, दैट शुड बी द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म। मतलब आपको सारी मेथड से वर्क नहीं करना है, एक मेथड को यूज करना है और वो मेथड बेस्ट होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होगी और मैक्सिमम यूज होगा रिसोर्सेस का। यही बोलती है मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी का एक बार पढ़ लेना, अंदर से बहुत सारी चीजें हैं पर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मेथड स्टडी के मैंने बोला एक और चीज, रूल ऑफ थंब यहाँ पे नहीं लगेगा, साइंटिफिकली वर्क करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो है वो बोलता है कि जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं दैट शुड बी परफॉर्म इन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आप बना लो उसके। जैसे मैं बोलता हूँ आपको ना कि यार 10 क्वेश्चन एक दिन के करने हैं, 1 डे। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि 100 क्वेश्चन एक दिन के करने अकाउंटेंसी के, या मैं ये भी नहीं बोलता कि एक ही क्वेश्चन करना है। मैंने सोचा कि आप 10 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे आपके फ्री टाइम में अदर सब्जेक्ट्स को ध्यान रखते हो, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर पर डे टू सॉल्व अ काउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आपका जो पेपर आता है सीबीएसई का पेपर जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है 3 घंटे का। 3 घंटे में वो पेपर हो सकता है पूरा, अगर आप उसको अच्छे से करते हो तो भी। पीपल गोट्स 95 99 मार्क्स ऑन दैट। ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है टाइम को। तो टाइम स्टडी क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब और सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। स्टैंडर्ड टाइम आपको डिसाइड करके उनके लिए टारगेट करना है। नेक्स्ट बोलता है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। आपको ये भी डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितने वर्कर्स लगेंगे, और आपको वर्कर की कैटेगरी भी बनाना है कि कौन से एफिशिएंट वर्कर है और कौन से इनएफिशिएंट वर्कर। अगर आपके पास दोनों टाइप के वर्कर्स हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन से एफिशिएंट है और कौन से अनएफिशिएंट है। अब नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ लेते हैं मोशन स्टडीज। मोशन स्टडीज आपको समझ में आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी, और बोल सकते हैं हम लोग जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या बोल रहा है ये स्टडी बोलती है कि वर्कर्स के जो मूवमेंट है आपको उसको डिटरमाइन करना है और उसकी जॉब को, उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना है। साथ साथ में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि वर्कर्स है, आपने देखा होगा बहुत बार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में देखा होगा आपने, 3 मंजिल अगर वो बना रहे होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो जो नीचे से मटेरियल, रॉ मटेरियल को बना के ऊपर भेज रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा हर एक जगह पे वो एक मतलब बोल सकते हैं लकड़ी का एक पटिया टाइप बना लेते हैं, एक फ्लोर बना लेते हैं जगह जगह पे, है ना। और उस जगह जगह पे एक मजदूर खड़ा हो जाता है और वो मजदूर ऊपर वाले मजदूर को वो जो मटेरियल होता है उस मटेरियल का टप पहुंचाता रहता है, टप पहुंचाते रहते हैं। ऐसा करते रहते, फ्लो में चलता है, एक नीचे वाला ऊपर को बचाएगा, ऊपर वाला ऊपर को बचाएगा, वो टप पहुंचा रहा है नीचे वाला। ऐसा नहीं हो रहा कि एक मजदूर उठा के उसको ऊपर जा रहा है। इससे कुछ चीजें समझ में आ रही, इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं हो रहे, मतलब एक बंदा अगर एक तगारी को लेके 3 फ्लोर चढ़ेगा सीढ़ियों से, कितना टाइम वेस्ट होगा और प्रोडक्शन कितना स्लो हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसी तगारी को उठाते हैं, उसी टब को उठाते हैं, उस टब को पहुंचाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और इजी मैनर में वो पहुंचा देते हैं। तो ये क्या होता है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा है। और जो अनप्रोडक्टिव या वेस्टफुल मूवमेंट है उसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ सके। साथ में जो सुटेबल इक्विपमेंट है या टूल्स हैं जो उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट या वर्कर्स को होंगे जो यूज आ रहे हैं उसको भी आपको मिनिमम करना पड़ेगा। मतलब ऐसी मशीन तो नहीं है कहीं जो प्रोडक्शन को कम कर रही है, ऐसी मशीन तो नहीं है जो प्रोडक्शन को लिमिटेड कर रही है, अनप्रोडक्टिव बना रही है। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मोशन स्टडी क्या बताता है, मोशन स्टडी बोलता है कि भैया आप देखो
कि जो वर्कर्स हैं उनका मूवमेंट क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है। फिर आप देखो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सा कर रहा है वो, और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा कर रहा है, प्रोडक्टिव मूवमेंट और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा कर रहा है। थर्ड चीज देखो, आप उस अनप्रोडक्टिव या वेस्टफुल मूवमेंट को आपको कट करना है, मतलब स्लो करना, डाउन करना है, उसको हटाना है, कोशिश करना है कम से कम करे वो। और उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, उनको भी आपको मिनिमम करना है, उसकी डिजाइन को भी प्रोडक्टिव बनाना है। तो ये तो हमारा था मोशन स्टडी। यहाँ पे हमारी चारों जो स्टडी है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज सिस्टम है, जिसको बोलता है बेटा डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम क्या बोलता है, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। मतलब हम लोगों को दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, कौन से एफिशिएंट एम्प्लॉइज है और कौन से इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज है। अब क्या करना है हमको, जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं उनको एक्स्ट्रा वेजेस देना है ताकि वो मोटिवेशन के साथ काम करें। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं उनको क्या करना है, उनका वेजेस आपको कट करना है, ताकि क्या हो सके, उनको लगे कि हाँ यार उसको इतना वेज मिल रहा है सेम 8 आवर्स में, मुझे इतना वेज मिल रहा है सेम 8 आवर्स में, कहीं ना कहीं मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो वो भी काम करे। तो आपको मोटिवेट करना है किसको, एक्स्ट्रा वेजेस देके एफिशिएंट वर्कर्स को। ठीक है। when the payment given account to number of units, it will automatically maximize the production। जब नंबर ऑफ यूनिट्स, अब पेमेंट भी आपको क्या करना है, एफिशिएंट और अनएफिशिएंट को कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो यूजली आप नंबर ऑफ पीस के बेसिस पे करो। पीस रेट प्लान इसी को बोला है। जैसे कि एक एग्जांपल है आपकी बुक में, मान लो स्टैंडर्ड टारगेट जो है, स्टैंडर्ड टारगेट अपन ने डिसाइड किया होगा वहां पे प्लानिंग के स्टेज में, स्टैंडर्ड टारगेट जो है वो है 10 यूनिट बनाना। तो आपने क्या किया, जो 10 यूनिट बनाएगा ना, उसको आप क्या करोगे, 500 रुपए एक यूनिट पे दोगे। कितने दोगे, 500 रुपी पर यूनिट। ये तो आपका स्टैंडर्ड रेट हो गया। मतलब एक बंदा जो 10 यूनिट बनाता है उसको आपको 500 रुपए पर यूनिट देना है, मतलब 5000 रुपए उसको दोगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है, 50 रुपीज इसमें लिखा हुआ है, 50 रुपीज से ले लेते हैं चलो। 50 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपए पर डे आपको देना है, 10 यूनिट पर डे बनानी है। मतलब आप एक दिन में कितने दोगे उसको, 500 रुपए दोगे। ये तो आपका स्टैंडर्ड रेट है। अगर कोई मजदूर ऐसा है जो 12 यूनिट बनाता है, तो फिर उसको बोलो कि भैया आपको मैं 60 रुपए दूंगा, 60 रुपी पर यूनिट से दूंगा, अगर आप 10 से ज्यादा बनाते हो, मतलब आप एफिशिएंट हो, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, तो आपको मैं 60 रुपीज दूंगा। कोई वर्कर ऐसा है जो 10 से कम बनाता है, उसको बोलो भैया मैं 40 रुपी पर पीस ही दूंगा तुझे। तो यहाँ पर पीस के हिसाब से हमने एफिशिएंसी और अनएफिशिएंसी को डिसाइड कर दिया है कि अगर कोई बंदा 10 पीस बनाएगा तो वो इक्वल एफिशिएंट है, अगर कोई बंदा 10 पीस से ज्यादा बनाएगा इट इज मोर एफिशिएंट, और अगर कोई पर्सन 10 पीस से कम बनाएगा इट इज इनएफिशिएंट। तो आप उसको पे भी इस हिसाब से करोगे, मोर एफिशिएंट वालों को 60 पर पीस, एफिशिएंट वालों को 50, और लेस एफिशिएंट या इनएफिशिएंट वालों को 40 पर पीस। तो यही है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा जो लास्ट है प्रिंसिपल वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या बोलता है, इट इज सेम एज अ लास्ट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा, इट इज अ टेक्निक, लास्ट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था उसके जैसा ही है, उसके जैसा बिल्कुल आपको लगेगा सुनने में कि हाँ ये वही है जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था उसके जैसा ही है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या है। ये बोलता है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति जो चेंजेस हैं वो देखना पड़ेगा। मैंने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बोला था चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या बोला था, हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो मेंटल रिवॉल्यूशन भी यही बोलता है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। कोऑपरेशन, दे शुड बी अ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल में पढ़ा था हमने कि कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, एंड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग अमंग्स ईच अदर। तो मेन चीज यही बोलता है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स, एंड रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमेटिकली थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि आपको जो सस्पिशियस है, प्रिजुडाइज, आपको एक दूसरे के प्रति जो मतभेद है, मनभेद है, उनको रूलिंग आउट करना है, उनको बाहर करना है, ताकि आप क्या कर सको, एक दूसरे के जो साथ में कोऑपरेशन कर सको। तो यही हमारा क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन।
अब नेक्स्ट होमवर्क जो है आपका, वो होमवर्क है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम नाउ। अब पीछे कुछ बचे हुए हैं, एडवांटेजेस और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, एक बार रीड आउट करना। डिफरेंस दिया हुआ है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में, रीड आउट करना है एक बार। और जो टेलर्स और फ्यूल्स में कंपैरिजन है, इसको लिखना है, रीड आउट नहीं करना है। जो पीछे के 2-3 टॉपिक हैं इसको लिखना है। जब अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में कि सर ये वाला टॉपिक नहीं है, इस पे वीडियो बना दो, या लाइव क्लासेस में मैं उसको समझा दूंगा, बट पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आया। उसी टाइम पे आप बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा। तो आप पहले मुझे बता देना कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, आप हमें समझा देना, जब भी लाइव क्लासेस होगा तो मैं समझा दूंगा, अकाउंट्स में भी और इसमें भी। अब कुछ होमवर्क्स हैं जो आपको देखना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है सारे फेयर कॉपी में टॉपिक वाइज, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको जो भी आंसर लिखेंगे तो उस आंसर्स को आपको थियोरिटिकली तो लिखना ही है लॉन्ग आंसर्स के रूप में, जो जैसा एग्जाम में आता है, पर उसको फ्लो चार्ट में भी बनाना है ताकि रिवीजन में इजी रहे। ठीक है, ऑल तो मैं स्लाइड आपको दे दूंगा, आप स्लाइड को या तो चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर आपके पास रख लेना, पर ये मिलेगी लास्ट में। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे ये रिवीजन में काम आएगी, तब आप कर सकते हो, बट आपको नोट्स भी बनाना है, उसके फ्लो चार्ट भी तैयार करना है। नेक्स्ट चीज, जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो आपको बुक में लिखना, बुक में दिए हुए हैं वो आपको कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखना है साथ साथ में। नेक्स्ट, जितने भी एमसीक्यू और केस लो है वो आपको रीड करना है, ये लिखना नहीं है, आपको रीड करना है। और जितने भी रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन, और हॉट्स के जितने 42 क्वेश्चन है, उनके ओनली आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अभी बहुत सारा वर्क है आपके पास। चैप्टर 1 में भी सेम चीज फॉलो की थी आपने और सेम चीज आपने करी है, नहीं की है तो फॉलो करना, और इसमें भी आपको यही चीज करना है। तो अब मैं अलग से होमवर्क नहीं दूंगा, ये होमवर्क है आपका। और ये जो होमवर्क है इसके लिए मैं आपको 2 वीक का टाइम देता हूँ, 2 वीक का टाइम, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक में आपको ये कंप्लीट करके मुझे दे देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लास्ट जो आज का बोल सकते हैं स्टेटमेंट है, वो बहुत अच्छा है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और लिटरली जब भी अगर मुझे कोई ड्रीम ऐसा सताता है तो लिटरली जो मुझे नींद नहीं आती, तो ये हमारे डॉक्टर और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, या फिर बोल सकते हैं जो पास्ट प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping, it is something that does not let you sleep। तो ख्वाब वो नहीं जो नींद में आते हैं, ख्वाब ख्वाब वो हैं जो नींदें उड़ाते हैं। तो जब भी आप कोई ड्रीम देखो तो वो ड्रीम मत देखो जो आपको नींद में आया हो, ड्रीम देखो तो फिर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच बेटा, स्टडी वेल, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।